अपन पढ़ेंगे नियम, मेंडल के नियम। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो आज हम पहला नियम पढ़ेंगे। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में सबसे विपर्यासी लक्षणों से युक्त, मतलब विपर्यासी लक्षणों से युक्त समयुग्मजी पादपों में जब एक संकर संकरण करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है? संकर संकरण करवाया जाता है, तो एक प्रभावी लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त करता है। कहने का मतलब है अभिव्यक्त करता है, मतलब कि वो अपना प्रभाव दिखाता है। अभिव्यक्त करता है मतलब विपर्यासी लक्षणों से युक्त। विपर्यासी 7 लक्षण बताए थे मेंडल ने। कितने लक्षण बताए थे? 7 लक्षण, जिनमें क्या होता है? प्रभावी होता है, अप्रभावी के बारे में लक्षण बताए थे। विपर्यासी लक्षणों से युक्त समयुग्मजी पादप। समयुग्मजी मतलब समान युग्मक, बताया था आपने। टी क्या है? समान युग्मक। और टी ये भी क्या है? समान युग्मक है। और ये क्या है? असमान मतलब विषम युग्मजी। इसे क्या कहते हैं? विषम युग्मजी। एक युग्मक क्या है? कैपिटल टी, दूसरा युग्मक क्या है? स्मॉल टी। तो ये क्या है? विषम युग्मजी। समान युग्मजी कौन से हैं? कैपिटल टी और कैपिटल टी क्या है? समान है, समान युग्मक। समयुग्मजी पादपों में जब संकर संकरण करवाया जाता है, संकर संकरण का मतलब संकरण या क्रॉस करवाया जाता है, उनके मध्य क्रॉस करवाया जाता है, तो एक प्रभावी लक्षण अपने आप को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है, अपने आप को प्रभाव दिखाता है, अपने आप को। वह दूसरा प्रभावी, वह दूसरा अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। क्या होता है? दूसरा अप्रभावी लक्षण क्या होता है? छिपा हुआ होता है। अब जैसे देखते हैं, जैसे शुद्ध या समयुग्मजी, शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे अशुद्ध बौने, मतलब शुद्ध या समयुग्मजी लंबे, इनको किस रूप में प्रेजेंट किया जाता है? टी मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। को शुद्ध या समयुग्मजी बोने, इन्हें किस रूप में प्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल टी के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। शुद्ध या समयुग्मजी बोने टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी को शुद्ध या समयुग्मजी बोने स्मॉल टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है।
ये किस रूप में होंगे? 100% रूप में प्राप्त होंगे, मतलब इनके बीच क्या करवाया जाता है? संकरण करवाया जाता है, पौधे से संकरण करवाया जाता है। समयुग्मजी बोने, स्मॉल टी पौधे से संकरण करवाया जाता है। तो F1PD में तो क्या होगा? F1PD में क्या होगा? F1PD में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे? लंबे पौधे तो प्राप्त होंगे, लेकिन किस रूप में? कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। एफएनपीडी में के सभी पौधे सभी पौधे 100%, कितने प्रतिशत? 100% लंबे, 100% लंबे किस रूप में प्रेजेंट होंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में रिप्रेजेंट होंगे। अब इनके मध्य क्रॉस करवाते हैं, देखो किस रूप में क्रॉस करवाते हैं। अब प्रभावित नियम है, एफएनपीडी समझेंगे पहले। पौधा लंबा और बोना, दो पौधे लेते हैं, जैसे हम लेते हैं लंबा, एक पौधा लेते हैं लंबा, दूसरा लेते हैं बोना। क्या लेते हैं? दो पौधे लेते हैं, पहला लंबा, दूसरा बोना। ये दोनों कैपिटल टी कैपिटल लंबे, स्मॉल टी और स्मॉल टी बोने। ये क्या है? समयुग्मजी है, समान युग्मक है, समयुग्मजी, समयुग्मजी किस रूप में है? समयुग्मजी। समयुग्मजी के कैसे हैं? क्योंकि कैपिटल टी और कैपिटल टी समान युग्मक है, इसमें क्या है? समयुग्मजी। क्यों? क्योंकि स्मॉल टी समान ही युग्मक है, तो क्या हो गया? समयुग्मजी। विषम युग्मजी आता तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसे क्या कहते हैं? विषम युग्मजी। अब इसका एक युग्मक लेते हैं, इसका एक युग्मक लेते हैं, इसका एक युग्मक कौन सा है? कैपिटल टी, और इसका एक युग्मक लेते हैं स्मॉल टी। इनके मध्य क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं। तो क्रॉस करवाते हैं, उस समय कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है? F1 पीढ़ी। तो इसको क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी, क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हो गए, मतलब अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे। तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी? F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। और अशुद्ध लंबे पौधे कैसे प्राप्त होंगे? अशुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे प्राप्त होंगे, अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे। ये हो गया। अब पढ़ते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम कौन सा है? दूसरा नियम कौन सा है? दूसरा नियम पढ़ते हैं, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम कौन सा है? इस नियम इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी
इस नियम के अनुसार F1PD के संकर F1PD के संकर या उसमें क्या था समयुग्मजी, इसमें क्या है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी, विषम का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या प्राप्त हुआ था हमें रिजल्ट अशुद्ध लंबे किस रूप में प्रभाविता के नियम में प्राप्त हुआ था। अब पृथक्करण के नियम में क्या प्राप्त होता है समयुग्मजी से, समयुग्मजी से, समयुग्मजी से युग्मक बनते समय से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी युग्म विकल्पी एक दूसरे दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। युग्मकों में चले जाते हैं। युग्मकों में चले जाते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे पौधे लेते हैं लंबा बोना F1PD प्राप्त करेंगे पहले पृथक्करण के नियम में। तो लंबा बोना समयुग्मजी लेंगे, समयुग्मजी यहाँ पे समान युग्मक लेंगे मतलब सम युग्मजी, इधर भी समयुग्मजी है। ये क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी इनका एक एक युग्मक लेते हैं, एक युग्मक इसका लेते हैं। तो इसका एक युग्मक कैपिटल टी, इसका एक युग्मक स्मॉल टी, इसको क्या कहते हैं एक युग्मक, क्या कहते हैं एक युग्मक। अब इनके मध्य क्रॉस करवाते हैं, तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है F1PD। संकरण करवाते हैं क्रॉस करवाते हैं मतलब F1PD प्राप्त होगी। तो F1PD में क्या क्या प्राप्त होगा एक कैपिटल टी, दूसरा क्या होगा स्मॉल टी प्राप्त हो जाएंगे। अब ये क्या कहलाते हैं संकर लंबे, क्या कहलाते हैं संकर लंबे भी कहते हैं मतलब अशुद्ध लंबे भी कहते हैं। अब इसकी डायग्राम बनाते हैं। देखो लक्षण प्रारूप कितना प्राप्त होगा, जीव प्रारूप कितना होगा, इसके बारे में देखते हैं। इधर देख लेते हैं सारणी शुद्ध लंबे अशुद्ध लंबे। टी और कैपिटल टी
कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों के मध्य तो करवा रहे हैं संकरण। ये तो क्या है, मादा युग्मक, ये क्या है, नर युग्मक। कैपिटल टी मतलब कैपिटल टी, इसके मध्य इसका संकरण होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके मध्य होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस स्मॉल टी के मध्य संकरण होगा तो स्मॉल टी प्राप्त होगा। अब इनमें लक्षण प्रारूप क्या है, जीन प्रारूप क्या है, लक्षण प्रारूप देखिए। लक्षण प्रारूप कितना होगा, लंबा और बौना, लंबे कितने हैं, बौने कितने हैं, लंबा अनुपात बौना। तो देखिए लंबा कितना है, 1 2 3, ये क्या है, लंबे प्राप्त हुए, ये अपने देखना, ये इनके मध्य क्रॉस करवाते हैं तो मिले कौन से, अशुद्ध लंबे मिलो चाहे शुद्ध लंबे, लंबे के बारे में बात करें तो कितने लंबे प्राप्त हुए, 3, और बौने कितना है, केवल 1 है, तो 3:1 है इसका लक्षण प्रारूप। कितना है लक्षण प्रारूप, 3:1। अब जीन प्रारूप, देखो जीन प्रारूप में एक तो क्या है शुद्ध लंबा और 2 क्या है अशुद्ध लंबे और 1 क्या है शुद्ध बौना। तो देखो शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा अनुपात शुद्ध बौना, तो कितना है शुद्ध लंबा, कितना है कैपिटल टी, ये क्या है शुद्ध लंबा पौधा है, ये क्या है अशुद्ध लंबा। अगर लक्षण प्रारूप पूछे तो बाह्य पतित इसकी परिभाषा थी, बाह्य पतित के द्वारा क्या किया जाता है लक्षण प्रारूप प्राप्त किया जाता है। तो लंबे के बारे में पूछा है यहाँ पे, तो लंबे कितने हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कितने प्राप्त हुए लक्षण प्रारूप 3, तो क्या हो गया 3 प्रारूप, और बौना कितना है 1। अब इसमें जीन प्रारूप में अलग अलग होती है, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, शुद्ध बौना। तो शुद्ध लंबा कितना है केवल 1:2:1, तो जीन प्रारूप कितना है 1:2:1:1। अब आता है तीसरा नियम कौन सा है, स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। तीसरा नियम कौन सा है, स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। प्रभाविता का नियम पढ़ लिया, स्वतंत्र पृथक्करण का नियम पढ़ लिया। पृथक्करण के नियम में क्या है कि युग्मक बनते समय क्या हो जाते हैं, दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं पृथक्करण का नियम। अब तीसरा नियम कौन सा है, स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। अपना लास्ट नियम है स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। अब इसमें क्या है, मेंडल का यह नियम, मेंडल के द्वारा दिया गया यह नियम किस पर आधारित है, द्विसंकरण पर आधारित है। यह नियम किस पर आधारित है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षण, मतलब 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षण युक्त या लक्षणों युक्त पादपों में संकरण करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, पादपों में संकरण करवाया जाता है। कौन से भी 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों में क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, मतलब क्रॉस करवाया जाता है। तो
एक लक्षण की वंशानुगति से, वंशानुगति शब्द की पहले पढ़ चुके हैं हम, वंशानुगति शब्द को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या कहते हैं, हेरिडिटी शब्द। इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, स्पेंसर ने किया था। कब किया था, 1863 में। किसने किया, स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था, 1863 में। मतलब एक लक्षण की वंशानुगति को दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर प्रभाव नहीं दिखाता है, मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण की वंशानुगति मतलब प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते, केवल क्या नहीं होते, पृथक नहीं होते, अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे से स्वरूप से जैसे व्यवहार मतलब एक जैसा व्यवहार करते हैं, जिस कारण इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहते हैं। मतलब ये स्वतंत्र है, अपने आप ही क्या है, स्वतंत्र, इसीलिए क्या कहते हैं इसे स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। अब जैसे देखते हैं, जैसे स्वतंत्र कैसे है, यदि मटर के पौधे में समयुग्मजी का अर्थ क्या है, समान युग्मक, कैपिटल टी और कैपिटल टी समान युग्मक है। मतलब इसको किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, समान युग्मक वाई वाई, पीले और झुर्रीदार, मतलब पीले और गोल, पीले और गोल किस रूप में होते हैं, वाई, बड़ा वाई के रूप में। मतलब बीज वाले पौधे को क्या कहते हैं, बीज वाले पौधे को हरे व झुर्रीदार, हरे व झुर्रीदार मतलब स्मॉल वाई और स्मॉल आर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। बीज वाले पौधे के बीच में क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। तो क्या प्राप्त होगी, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में जो प्राप्त होने वाले लक्षण है वो किस रूप में रिप्रेजेंट होंगे, इस रूप में, मतलब पीले व गोल झुर्रीदार गोलाकार बीज वाले, मतलब कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर के रूप में रिप्रेजेंट होंगे। तो इसको हम सारणी रूप में देखते हैं, पीले व गोलाकार लिखते हैं एक साइड में, दूसरे लिखते हैं हरा व झुर्रीदार, इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो हेरिडिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था, 1863 में। और कल आपने पढ़ा था जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था पीला व गोलाकार, पीला व गोलाकार, दूसरा है हरा व झुर्रीदार, हरा व झुर्रीदार किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं वो, कैपिटल टी और कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल आर। इसमें क्या होते हैं, स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये क्या है, समयुग्मजी तो है, क्या है, समयुग्मजी है, लेकिन ये क्या है, लिख लेते हैं समयुग्मजी। अब इनका एक क्या लेते हैं, युग्मक लेते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इधर से क्या लेते हैं, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, इन दोनों के मध्य क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो क्रॉस में क्या प्राप्त होंगे,
स्मॉल वाई, एक कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये क्या होगी F1PD प्राप्त होगी, F1PD। कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल आर, मतलब कैपिटल वाई और कैपिटल वाई के मध्य करवाते हैं क्रॉस, तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, स्मॉल कैपिटल आर और कैपिटल आर के मध्य करवाते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर और कैपिटल आर प्राप्त होगा। अब इन दोनों का मध्य करवाते हैं संकरण, तो क्या प्राप्त होगा, इसका इसके साथ इसका मध्य संकरण करवाते हैं, इस y के साथ इस y का स्मॉल y के साथ संकलन करवाते हैं, तो इसमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल Y और कैपिटल Y, स्मॉल r और स्मॉल r, इसमें क्या होगा, कैपिटल Y और पहले क्या प्राप्त होगा, कैपिटल Y और स्मॉल y, कैपिटल R और कैपिटल R। अब इसका इसके मध्य करवाते हैं, तो देखो कैपिटल Y है, इसमें क्या है, स्मॉल y, तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल Y और स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r, ये संकरण प्राप्त होगा। अब इसका मध्य इसके मध्य करवाते हैं, तो क्या है y y, तो क्या है कैपिटल Y और कैपिटल Y, कैपिटल R और स्मॉल r, इसमें क्या है कैपिटल Y कैपिटल Y दोनों में, तो इसमें क्या है स्मॉल r और स्मॉल r प्राप्त होगा। इसमें कैपिटल Y और स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r, इसमें क्या है कैपिटल Y स्मॉल y के स्मॉल r और स्मॉल r प्राप्त होंगे, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R और कैपिटल R प्राप्त होंगे। इसमें क्या है कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल r प्राप्त होगा। इसमें क्या है स्मॉल y और स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल कैपिटल R, इसमें क्या है y y क्या है स्मॉल y और स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r, ये प्राप्त होगी। इसमें क्या है स्मॉल y और इसमें क्या है कैपिटल y, तो के स्मॉल y और कैपिटल R और स्मॉल r, इसमें देखिए कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल स्मॉल r, ये क्या है y y स्मॉल और r r, ये r कैपिटल ये r स्मॉल, और इसमें क्या है y y क्या है स्मॉल स्मॉल और r r भी क्या है स्मॉल स्मॉल, मतलब छोटे छोटे r। अब इसमें लक्षण प्रारूप क्या है, लक्षण प्रारूप में भी पीला गोल हरा गोल पीला झुर्रीदार हरा झुर्रीदार, मतलब अब लक्षण प्रारूप देखते हैं इसका, लक्षण प्रारूप में पीला गोल दूसरा है हरा गोल, तीसरा पीला झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार तो अपन पहले बताया स्मॉल y और स्मॉल y क्या है एक ही है। पीला गोल y y कैपिटल और कैपिटल R क्या है, पीला झुर्रीदार कितने हैं 9, और हरा गोल क्या है 3 कौन कौन से हैं जो एक ही रूप में रंग प्रदर्शित कर रहे हैं, देखो कैपिटल Y और स्मॉल y स्मॉल r और स्मॉल r, देखो कहाँ है, एक तो ये रहा, दूसरा
स्मॉल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल आर, इसमें स्मॉल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल आर ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 और 3। तो 3 ये प्राप्त हो गई 3 ये, तो ये क्या हो गया लक्षण प्रारूप। मतलब लक्षण प्रारूप कितना है 9:3:3:3:1 लक्षण प्रारूप प्राप्त हो गया। अब जीन प्रारूप क्या है, जीन प्रारूप देखते हैं। जीन प्रारूप के ऐसे लक्षण देखो जो कितनी बार आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक तो आ रहा है, ये केवल एक ही बार आ रहा है जीन प्रारूप में। पहला क्या है कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर कितने हैं, एक ही इनका प्रारूप है। प्रारूप कितना है 9:3:3:1। तो जीन प्रारूप वाई वाई कैपिटल वाई और कैपिटल वाई इस कैपिटल आर और कैपिटल आर कितना अनुपात है 1 पर है, और इसमें नहीं है केवल और केवल एक ही पर है। तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर ये एक बार यहाँ पे है और दूसरा यहाँ, तो कितने हो गए 2, और नहीं है तो कितना हो गया 1:2:2। मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर देखो ये रहा एक, तो दूसरा ये रहा मतलब 2, इसके अलावा नहीं है तो अनुपात 2, ये 4 अनुपात। तो देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर, एक तो ये रहा कैपिटल वाई स्मॉल, ये देखो एक ही लाइन में है ये 4 1 3 और 4 1 2 3 और 4 ये क्या है चारों एक लाइन में। अब एक ये बच गया एक अनुपात, ये 2 एक ये रहा ये दोनों ये बच गया 1 और ये 2 अनुपात। और ये अकेला क्या है हरा झुर्रीदार, ये अकेला क्या है हरा झुर्रीदार है। 3 पीले, ये 3 रहे पीले, एक ये रहा येलो, एक ये रहा येलो और एक ये रहा येलो, ये पीले हो गए। ये हरा गोल 1 2 3 ये हरा गोल हो गया। ये 9 पीले हैं 1 2 और 3 4 5, जिसमें आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो, ये क्या कहलाते हैं पीला गोल, क्या कहलाते हैं पीला गोल। इस वजह से कितने ये 9 है, ये देख लो। अब आगे पढ़ेंगे हम मेंडल की वंशानुगति के नियमों के महत्व। मेंडल के वंशानुगति के नियमों का महत्व है। अपना पॉइंट है मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है सजीवों में प्रभाविता के लक्षण पाया जाता है। क्या होता है प्रभाविता के 3 नियम बताया था मैंने मेंडल के, कौन से। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो पहला मतलब सजीव में प्रभाविता के लक्षण पाया जाता है, प्रभाविता के लक्षण पाया जाता है। यह महत्वपूर्ण है, क्या है अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अनेक हानिकारक व घातक जीव अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में, मतलब अप्रभावी होने के कारण भी क्या करते हैं प्रभावी जीन की उपस्थिति में स्वयं को क्या करते हैं अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। सीधी बात है कि घातक जीन होगा वो अप्रभावी होने के कारण क्या करेगा प्रभावी जीन की उपस्थिति में रहकर क्या करेगा स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा।
अगर प्रभावी जीन है तो स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, घातक जीव। दूसरा पॉइंट क्या है, मेंडल के पृथक्करण के नियम की जीन संकल्पना की पीढ़ी होती है। क्या है, नियम की जीन संकल्पना पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है, संचरित होती रहती है। मतलब आनुवंशिक लक्षण क्या है कि जीवों के वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। अब तीसरा नियम क्या है, पृथक्करण के नियमानुसार एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं, समयुग्म जीन और दूसरा विषम युग्म जीन। एक जीन के क्या होते हैं, दो युग्म विकल्पी होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं। ये दोनों दो विपर्यासी लक्षणों मतलब विपर्यासी लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तीसरा मेंडल, चौथा पॉइंट है मेंडल के नियमों से संकर संतति मतलब संकर संकरण क्रॉस करवाने पर जो संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता भी चलता है। मतलब हमने क्या किया, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मेंडल ने क्या किया थे, मटर के पौधे पर संकरण किया था। कब किया था शुरू, सबसे पहले 1856 में। कब किया था मेंडल ने 1856 में, और 7 साल तक उन्होंने प्रयोग किए। अब संकर संकरण की उत्पत्ति जो उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है, संकर संकरण के संतति के उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। पांचवा पॉइंट क्या है, मेंडल के नियमों के उपयोग से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए थे, उनके उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा अधिक उत्पादन वाले फसली पौधों की किस्में भी विकसित की जा सकती है। क्या, अधिक से अधिक उत्पादन वाले या नए प्रकार की फसली पौधे, उनकी अलग अलग किस्में अधिक विकसित की जा सकती है। संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षण हटाए जा सकते हैं। क्या करे जा सकते हैं, अनुपयोगी लक्षण भी हटाए जा सकते हैं तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया भी जा सकता है, एक ही जाति में वापस लाया भी जा सकता है। मानव जाति की सुधार संबंधी विज्ञान की वह शाखा मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें सुजमनी की मेंडलीय नियमों पर आधारित है, सुजमनी की मेंडलीय नियमों पर आधारित है। अब मेंडलवाद की पुनर्खोज, मेंडलवाद का मतलब मेंडलवाद के नियमों का प्रतिपादन किया था, उन्हीं सामूहिक नियमों को क्या कह देते हैं, मेंडलवाद कह देते हैं। अब मेंडलवाद की पुनर्खोज, पहले बात समझाएगी कि मेंडलवाद की पुनर्खोज मतलब मेंडल के नियमों की पुनर्खोज कौन कौन से वैज्ञानिकों ने की थी। सबसे पहला पॉइंट है पोलैंड के होग्यो डी दूसरा ब्रिज जो कहां के थे, जर्मनी। होग्यो डी ब्रिज, इसका अलग से नाम है होग्यो डी ब्रिज, जर्मनी के। अब जर्मनी का, ये तो हॉलैंड के होग्यो डी ब्रिज थे, और जर्मनी के कार्ल कॉइंस कौन थे, कार्ल कॉइंस। एवं लास्ट है ऑस्ट्रिया के, इन्हीं के मेंडल के ही शहर का एक आदमी था, ऑस्ट्रिया, क्या नाम था उसका, एरिक वान
एरिक वान शेरमेक। अब लास्ट पॉइंट बच गया मेंडल की सफलता के कारण। अब मेंडल की सफलता के कारण क्या क्या थे? एक तो थे मेंडल ने एक समय पे एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा पॉइंट है मेंडल ने अपने संकर प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी से सांख्यिकी विश्लेषण किया। सावधानी से क्या किया? सांख्यिकी विश्लेषण किया। अब लास्ट है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया था। पादप का चुनाव क्या किया था? सावधानी पूर्वक किया था। आज ये हमारा पाठ पूरा हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पार्ट नंबर 4 लेंगे। पार्ट नंबर 4 जो क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा समूह है।